महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय भरतपुर के BA भाग प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य द्वितीय प्रश्न पत्र के निर्धारित पाठ्यक्रम में शामिल एकांकी रत्नाकर पुस्तक से आज हम क्रम संख्या 3 एकांकी जिसका शीर्षक है भोर का तारा और इसके लेखक है जगदीश चंद्र माथुर की संक्षिप्त जानकारी एवं कहानी सार को समझेंगे। विद्यार्थियों में हनुमान प्रसाद मीना, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय बयाना, आपके सामने भोर का तारा एकांकी जिसके लेखक जगदीश चंद्र माथुर है की संक्षिप्त जानकारी देने जा रहा हूँ। ध्यान से सुने। जगदीश चंद्र माथुर हिंदी एकांकी को उसके शैशव काल में संभालने वालों तथा उसे सही विकास राह पर लगाकर प्रयोगिता प्रदान करने वालों में एक नाम है। उनकी प्रसिद्ध एकांकी जिनमें भोर का तारा, ओ मेरे सपने तथा रीढ़ की हड्डी प्रसिद्ध है। रीढ़ की हड्डी इनका शुद्ध सामाजिक यथार्थ से जुड़ी समस्या को लेकर चलने वाली एकांकी है। ओ मेरे सपने एक बुद्धिजीवी कलाकार के सपनों की गाथा है और भोर का तारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर स्थित होकर देश व राष्ट्र के संदर्भ में कलाकार के कर्तव्यों को परिभाषित करता है। भाषा शैली की दृष्टि से इनके एकांकियों में बहुत भिन्नता मिलती है। नारी गौरव की भावना से भरपूर आधुनिक आत्मबल से पूर्ण युक्ति उमा को व्यक्त करने वाला एकांकी रीढ़ की हड्डी नितांत चलती है। दैनिक व्यवहार की तथा व्यंग आक्रोशमयी भाषा में लिखा गया है। भोर का तारा संस्कृत शब्दावली से भरपूर परिनिष्ठित काव्यात्मक भाषा में लिखा गया एकांकी है। माथुर जी अपने एकांकियों में यथास्थान संगीत तथा कविता प्रयोग करने के पक्षपाती है। उन्होंने एकांकी संख्या में अधिक नहीं लिखे, किंतु उनके 2 एकांकी रीढ़ की हड्डी और भोर का तारा हिंदी जगत में अपना विशिष्ट स्थान बना चुके हैं। वे संस्कृत अथवा पाश्चात्य किसी भी एक नाट्य शैली से बंधकर चलने में विश्वास नहीं रखते। भोर का तारा शीर्षक एकांकी में जो पात्र शामिल है उनका संक्षिप्त परिचय यहाँ है। इसके मुख्य पात्र है शेखर, जो उज्जैन का कवि है। उज्जैन नगरी का कवि माधव गुप्त साम्राज्य में एक राज्य कर्मचारी जो शेखर का मित्र है। छाया शेखर की प्रेमिका है और बाद में वो शेखर से विवाह कर लेती है, उसकी पत्नी बन जाती है। और ये जो कहानी है भोर का तारा में वो उसका समय है सन 455 ईस्वी के आसपास, अर्थात उस समय गुप्त साम्राज्य भारत पर था, गुप्तों का शासन था। उस समय की कहानी यहाँ पर ली गई है। एकांकी का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। पाठ्यपुस्तक जो एकांकी रत्नाकर जो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है में जगदीश चंद्र माथुर का भोर का तारा तीसरे स्थान पर संकलित है। यह एक भाव प्रधान एकांकी है, ऐतिहासिक एकांकी है। व्यक्ति के सुख को समष्टि के सुख में विलीन कर देना ही व्यक्ति की सिद्धि है। इस आदर्श को वह कवि शेखर के जीवनानुभव के निमित्त से प्रकट करता है। शेखर के सुखी जीवन को एक उत्कर्ष स्थल पर पहुंचाकर जहाँ वह अपनी मनोनीत पत्नी को अपना नया काव्य उपहार देते समय अनुभव कर रहा है कि उसकी सब आकांक्षाएं संपूर्ण हैं और उसका जीवन परम सुखमय है। नाटककार सहसा विधि वैषम्य को सामने लाता हुआ उस सुख पर तीव्र प्रहार करता है। शेखर के व्यक्ति जीवन का स्वर्ण सौंध टूट कर गिर जाता है और अपने काव्य को वह आग में डाल देता है। अतः वह श्रृंगार प्रधान कविताएं लिखने वाला कवि
शेखर अपने कर्म को छोड़कर धर्म की ओर बढ़ जाता है। किसी भी कवि का कर्म हर वस्तु में सौंदर्य की खोज करता है, किंतु जैसे ही देश पर संकट आता है तो वह सौंदर्यमयी कविताओं को जलाकर वीर रस की कविता को करने लगता है। भौर का तारा श्री जगदीश चंद्र माथुर द्वारा रचित एक ऐतिहासिक एकांकी मानी जाती है। इसका कथानक गुप्त साम्राज्य से संबंध है। इस एकांकी में शेखर नामक एक कवि और उसकी प्रेसी छाया को आधार बनाकर कथानक का रेखांकन किया गया है और यह बतलाया गया है कि कवि सौंदर्य का प्रेमी और चितेरा होता है, किंतु उसे अपने जीवन को केवल मधुर पक्ष से ही आबद्ध नहीं कर लेना चाहिए। उसे अपनी वाणी के ओज से राष्ट्र की सोई हुई आत्मा को भी जगाना चाहिए। एक कवि की वाणी में सुंदरम के साथ साथ सत्यम और शिवम भी होना चाहिए। भौर का तारा एकांकी का सार इस प्रकार है। एकांकी का प्रारंभ शेखर की गृह स्थिति से होता है। उसका घर उज्जैनी में है। उसके घर की सभी वस्तुएं अस्त व्यस्त है। वह भौतिक सुविधाओं से दूर चिंतन में लीन कविता बनाने में व्यस्त है। उसी समय माधव आता है और उसको देखकर सोचता है कि उसने यहाँ इस समय आकर शेखर के कार्य में बाधा उपस्थित कर दी है। फिर भी उन दोनों के मध्य बातें होने लगती है। उनकी बातों का विषय कल्पना और प्राकृतिक सौंदर्य से संबंधित है। दोनों मनुष्य को लेकर चर्चा करने लगते हैं कि मनुष्य की समस्याओं को सुलझाने में राजनीतिज्ञों और कवियों में से किसका अधिक योगदान है। शेखर अपने विचार व्यक्त करता है कि राजनीतिक केवल समस्या सुलझाने का अभिनय करते हैं, जबकि सत्य तो यह है कि कवि ही समस्या सुलझाने में समर्थ है। जो कि माधव का कहना था कि कवि वर्ग जीवन को सौंदर्य के रूप में ही लेते हैं, तथा शेखर झुर्रियों से पूरी मुख वाली वृद्धा की चर्चा कर यह कहता है कि मुझे तो इसमें भी एक सौंदर्य दिखलाई पड़ता है। लेकिन माधव वृद्धा भिखारिन की चर्चा में रुचि नहीं लेता है और वार्ता का रुख बदलने की दृष्टि से वह छाया के प्रसंग को छेड़ देता है और शेखर से प्रश्न करता है कि क्या तुम छाया से प्यार करते हो। उसकी बात को सुनकर शेखर कहता है कि मुझे सुख पहुंचाने वाली दो ही चीज़ें हैं, छाया और कविता। शेखर आगे कहता है कि यह बात ठीक है, मुझे छाया से प्रेम है, लेकिन उससे मिलना संभव नहीं लगता है, क्योंकि उसका भाई देवदत्त इस मिलन में सबसे बड़ी बाधा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि मैं एक सामान्य आदमी हूँ और देवदत्त सम्राट का मंत्री है, इसलिए उसकी आंखों में मेरा क्या मूल्य है। शेखर की बात को सुनकर माधव उससे कहता है कि तुम साधारण आदमी न होकर एक कवि हो। छाया के द्वारा सम्राट स्कंदगुप्त ने तुम्हारा बनाया हुआ गीत सुना और वे प्रभावित हुए। परिणाम स्वरूप वे तुम्हें बुलाने वाले हैं। इसके साथ ही दूसरी बात यह भी है कि विद्रोही क्षत्रप वीरभद्र को दबाने के लिए सम्राट देवदत्त को भेज रहे हैं। उसकी अनुपस्थिति में छाया से मिलने में तुम्हें कोई बाधा नहीं होगी। इसके साथ ही माधव ने यह भी कहा कि अब तुम्हें अपने घर की सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसे में छाया कैसे रह सकेगी। समय बदला और शेखर देवदत्त के घर में छाया के साथ रहने लगा। वह कविता की रचना कर प्रतिदिन दरबार में सुनाने लगा। कविता रचने की प्रेरणा उसे छाया से मिलती थी। इस प्रकार छाया की भी आसक्ति शेखर के प्रति बढ़ गई, परंतु उसके मन में शंका थी कि कहीं शेखर उसे छोड़कर चला नहीं जाए। शेखर ने उसकी आशंका को दूर करते हुए उसे समझाया था कि ऐसा नहीं होगा, तुमसे तो अलग होकर मेरी कविता ही मर जाएगी। इसी बीच शेखर छाया को अपने द्वारा रचे भौर का तारा शीर्षक महाकाव्य के बारे में बतलाता है और कहता है कि इससे सम्राट को सुनाने पर मुझे यश मिलेगा। उसी समय माधव उन दोनों के बीच आकर कहता है कि वह तुम दोनों से एक भीख मांगने आया है। उसने कहा कि देवदत्त वीरगति को प्राप्त हो गए, जो गुप्त साम्राज्य के महामंत्री थे, और उन्होंने तक्षशिला को रौंद डाला है। परिणाम स्वरूप गुप्त साम्राज्य को खतरा है। इस समय आवश्यकता इस बात की है कि सेना में नए सैनिकों की भर्ती की जाए, जिससे सैन्य शक्ति में वृद्धि हो सके। माधव की बात को सुनकर शेखर विचार लीन हो गया और उसने अपने द्वारा रचित भौर का तारा ग्रंथ को आग की शरण में दे दिया।
ये देखकर छाया दुखी हुई और बोली कि तुमने मेरा प्रभात नष्ट कर दिया। इसके बाद माधव को शेखर के साथ जनसमूह के गाने का स्वर सुनाई दे रहा था। प्रजा में हथियार उठा लेने का जोश भरा हुआ था। तब माधव ने छाया से कहा कि शेखर, अब तक तो भोर का तारा ही था, तुम्हारा प्रभात नहीं हुआ। प्रभात तो अब होगा और शेखर उस प्रभात का सूर्य होगा, तारा होगा। तो ये थी भोर का तारा की संक्षिप्त कथा वस्तु जो मैंने आपके सामने रखी। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।